लेके चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी है प्लस जो स्टैंडर्ड बुक है ना ज्योग्राफी का, उससे नोट्स जो है अच्छे से बना के इसमें जो है सो लिख दिया है। तो अगर ये लेकर के पढ़ते हो तो आई थिंक कि काफी तुम्हें बेनिफिशियल होगा। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, बट रियली में अच्छा नोट्स का कंपाइलेशन है। तो चाहो तो ये लेके है सो पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार देखना तो ठीक आ रहा है ना? ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं एक बार देखना, चेक करना वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आ गया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन जो मैकेनिज्म है मॉनसून का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लाइमेट के क्या सब फैक्टर्स हैं, किन सब चीजों पे डिपेंड करता है, वहीं से आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। ठीक है, अच्छा बताओ कि व्हाट ऑल फैक्टर्स जो है जो कि इंडियन मॉनसून को जो है सो प्रभावित करता है, क्या सब फैक्टर्स है, एक बार आप लोग। नहीं, वो तो हो गया क्लाइमेट ऑफ इंडिया ना, है ना, वो तो भारत का जो जलवायु है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तब हम लोग ये बोलेंगे। बट आई एम सेइंग कि जो इंडियन मॉनसून को क्या सभी चीजें प्रभावित करती है ना, वो बताओ। भारत में जो मॉनसून का जो सिस्टम है उसमें क्या सब फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि इंडियन मॉनसून को है सो कॉज करता है या फिर इसको प्रभावित करता है। हिमालयज है, देखो मॉनसून जो है इंडिया में पहले ऐसा माना जाता था कि जो डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड का और सी का, उसके वजह से है सो मॉनसून होता है ना, लेकिन वो ओल्ड थ्योरी है, दैट इज द ओल्ड थ्योरी। ठीक है, अभी देखोगे तो मॉनसून को बहुत सारे फैक्टर्स जो है बेसिकली, है ना, उसके ऊपर ऐसा डिपेंड करता है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको समझ लेना, क्योंकि अगर किताब से पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आज जो हम क्लास में बताने वाले हैं ये बुक से अपने आप समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट उसको सिंप्लीफाई वे में समझा देंगे तो आपको जो है सो क्लियरिटी है सो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि मॉनसून को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन द मॉनसून? वेरी नाइस, है ना। मॉनसून को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या है? तो मॉनसून इज डिफाइंड एज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। इसको याद कर लो, ये कई बार एग्जाम में यही स्टेटमेंट पूछता है पीटी में, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, यानी कि मौसम के हिसाब से अगर जो विंड्स है अगर उसके डायरेक्शंस में है सो रिवर्सल हो जाए, बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो उसको हम लोग मॉनसून को जो है सो बेसिकली डेजिग्नेट करते हैं। ये डेफिनेशन उसका है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स का। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉनसून का जो मैकेनिज्म है, मॉनसून का जो मैकेनिज्म है ना, ये किन सब फैक्टर्स पे है सो डिपेंड करता है, किन सब फैक्टर्स पे जो है सो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर्स है ना, आप लिख सकते हो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मॉनसून, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मॉनसून। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस, पहला फैक्टर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी का हिंदी मीडियम है क्या यहाँ पे? किसका है? अच्छा, वो पीडीएफ में जो है सो हिंदी ट्रांसलेशन है, कोई इशू नहीं है, आप बस अभी नोट कर लो, है ना। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ, डिफरेंशियल हीटिंग को क्या कहते हैं जी? नहीं नहीं, विभेदी तापन कहते हैं, है ना, डिफरेंशियल हीटिंग, विभेदी तापन, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस। ठीक है, मतलब वो जो हम लोग डिस्कस कल भी कर रहे थे कि लैंड जो है सो जल्दी गर्म होता है, ओशन जो है सो लेट से गर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशंस। देखो डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब जो है जो हम लोग इंडिया का जो ओवरऑल जो क्लाइमेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं,
इंडियन मॉनसून में जो फैक्टर्स होगा उसमें इनडायरेक्ट तरीके से वो लिख सकते हो, बट जो डायरेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, है ना। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस, तो कुछ लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी और इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ठीक, चलो पीडीएफ से हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बट ठीक है, कोई बात। देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जिसको अगर हिंदी में समझना है तो आपके पास जो है लिखा हुआ है, आप उसको नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लेगा, बता, यहीं पे बता देंगे। तो पहला फैक्टर्स क्या है ना, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून, मानसून के लिए जिम्मेदार जो कारक है, जो फैक्टर्स है जिससे मानसून डिपेंड करता है, वो आप देख सकते हैं, कुछ 5-6 ऐसे रीजंस होते हैं, हालांकि और भी कुछ रीजंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स जिसके वजह से है सो मानसून जो है सो जिसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, है ना, फिर एक एक करके सबको समझ लेंगे। तो पहला कारक आप देख रहे हो, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन, दैट इज भूमि और महासागरों का अंतरीय तापन। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड ओवर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारतीय मैदानों पर आईटीसीजेड जो कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है उसका स्थानांतरण हो जाना। तीसरा है थर्मल हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बती पठार का उष्मीय तापन, जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं, और अल नीनो एंड लानिना, है ना। फिफ्थ हो गया, अभी सब समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आ जाएगा, हैव सम पेशेंस। ठीक है, अल नीनो और लानिना जो है बेसिकली ये एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कल के क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अल नीनो और लानिना को 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं समझ सकते हो, इसके लिए प्रॉपर एक क्लास चाहिए, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट इतना याद रखो कि अल नीनो और लानिना की वजह से भी जो है इंडियन मानसून जो है उस पर फर्क पड़ता है ना। अगर सपोज कि एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अल नीनो है तो इंडियन मानसून जो है सो स्ट्रांग होता है या फिर वीक होता है, कौन बोल रहा है स्ट्रांग होगा? सम्राट, आर यू द वन? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, अल नीनो में मानसून वीक पड़ता है ना। और इसका अपोजिट है लानिना, लानिना में मानसून है सो स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा बारिश होगा, ज्यादा बाढ़ आएगा, है ना। और अल नीनो में क्या होगा, ड्रॉट का सिचुएशन होगा, है ना। फ्लड कैसे आ जाएगा, ड्रॉट है तो फ्लड कैसे आ जाएगा? एक्सट्रीम्स मतलब कि ड्रॉट वाले सिचुएशन का एक्सट्रीम, फ्लड्स नहीं आएगा। अल नीनो में ड्राई सिचुएशन होता है, लो रेनफॉल होता है, ड्रॉट का सिचुएशन होता है, ठीक है। और अगर ला नीना होगा तो उसमें नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो जाएगा, समझ में गया? अल नीनो का जस्ट अपोजिट है ला नीना, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया ना, सब 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 अभी हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस, देखो इसके पहले का एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि मानसून में बेसिकली हो क्या रहा है ना। एक बेसिक आइडिया ले लो, फिर जब सबको हम लोग इंटरलिंक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सा फैक्टर किसको है सो मजबूत कर रहा है, कैसे है सो इनहेंस कर रहा है ना। तो बेसिकली देखो, है ना, अगर आप इंडिया की बात करो, है ना, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? बेसिकली रेनी सीजन, मानसून सीजन, साउथ वेस्ट मानसून है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है मानसून का कि देखो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, विंड्स का ही तो हिसाब किताब है ना। विंड्स जो है सो एक जगह से दूसरे जगह पे है सो मूव कर रहा है। तो विंड्स बेसिकली अगर बेसिक सबसे देखा जाए कि विंड्स क्यों मूव करता है, तो अगर प्रेशर डिफरेंस है, तो अगर प्रेशर डिफरेंस ना हो तो विंड्स फ्लो नहीं करेगा, है ना। एक जगह पे हाई प्रेशर होगा, दूसरी जगह पे लो प्रेशर होगा, तो उसके वजह से विंड्स जो है सो हाई से लो पे चला जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब ये बात डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, लो प्रेशर कहाँ पे बन रहा है। अगर लो प्रेशर है सो ओशंस के ऊपर में होगा, तो लैंड से ओशंस की तरफ हवा चला जाएगा। अगर लो प्रेशर लैंड के ऊपर बन गया तो ओशन से लैंड के ऊपर हवा आ जाएगा। यही कुल मिला के ज्योग्राफी में आपको जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, दिस इज ऑल अबाउट योर कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब जब मानसून सीजन की बात करते हैं, है ना, इंडिया में जैसे कि अभी मानसून सीजन है ना, मानसून है, तो मानसून का जो महीना है बेसिकली हम लोग कब से कब तक काउंट करते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
4 महीने का है सो मानसून सीजन होता है, ठीक है, जून से सितंबर तक, ठीक है, जून से सितंबर तक, दिस इज द मानसून सीजन, है ना, जून से सितंबर तक जो है सो मानसून सीजन है। तो देखो इंडिया के जो सेंट्रल जो पार्ट है या फिर जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, है ना, यहाँ पे क्या होगा, है ना, कि एक लो प्रेशर बेल्ट है सो क्रिएट होता है, ठीक है, एक लो प्रेशर बेल्ट है सो क्रिएट होगा, ठीक, इसको समझो, है ना, न्यून दाब जिसको कहते हैं, है ना, लो प्रेशर, है ना, न्यून दाब, ठीक है, लो प्रेशर न्यून दाब। अब ये जो लो प्रेशर है, ये जो लो प्रेशर है ना, इसके वजह से क्या होगा, है ना, कि यहाँ नीचे वाले रीजन में, नीचे वाले रीजन में खास करके इक्वेटर से नीचे एक रीजन है, मेडागास्कर का लोकेशन कितना लोगों को याद है मैप में, मेडागास्कर अफ्रीका के बगल में, है ना, तो मेडागास्कर के बगल में एक आइलैंड है जो कि सबमर्ज्ड है बेसिकली, आइलैंड नहीं है, एक प्लेट्यू है, सबमर्ज्ड है, मैस्कर्नीज उसको कहते हैं, नाम सुने हो मैस्कर्नीज? देखो मैस्कर्नीज का स्पेलिंग क्या होता है, MASCARENES, मैस्कर्नीज प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाई प्रेशर है सो बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट जो है सो मतलब डेवलप होता है, वो क्यों होता है, तो वहां पे से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है सो पास करता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो नीचे का जो रीजन है ना, वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मैस्कर्नीज के पास में, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, है ना, कि सपोज अगर आप देखो यहाँ पे इंडिया है, दिस इज योर इक्वेटर, है ना, इक्वेटर यहाँ पे है, तो मैस्कर्नीज कुछ इस वाले रीजन में है, यहाँ पे, है ना, ऐसे है, आई थिंक इक्वेटर से नीचे ही होगा। तो यहाँ से चूंकि हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ से, तो यहाँ से जो विंड्स है ना, ये टुवर्ड्स इंडिया जो है सो मूव करता है, हाई से लो की तरफ, समझ में आ गया। सो दिस इज योर बेसिकली साउथ वेस्ट जो मॉनसून है, इसको बस समझो, अभी लिखवाने वाला पार्ट जो है ऑलरेडी पीडीएफ में है लिखा हुआ, इसको बस समझो। तो ये जो लो प्रेशर है इसके तरफ जो है सो विंड्स का है सो एक डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ है सो, है ना, स्टार्ट होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर मॉनसून विंड्स, है ना, इसी को हम लोग मॉनसून विंड्स कहेंगे, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जो लो प्रेशर है ना, ये किस वजह से क्रिएट हुआ, तो सबसे पहला फैक्टर कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, है ना, जून का महीना है ना, जून में क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो है, जो सन जो है बेसिकली, सन जो है ना, सन कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, कर्क रेखा पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, तो ऑलमोस्ट इंडिया के मिडिल से पास करता है ना, यहाँ से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, है ना, जो कि 8 स्टेट से है सो पास करता है। तो एक तो सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा है सो लैंड पे होगा, ओशंस पे भी होगा, बट लैंड पे है सो सोलर इंसोलेशन की वजह से ज्यादा जो है हीटिंग होगा, क्यों, क्योंकि लैंड है सो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, लैंड जो है सो जल्दी गर्म होता है, इस वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर है सो क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट आपको जो मैंने बताया कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस, क्या इसके वजह से हमने देखा कि जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके वजह से विंड्स को वो है सो अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये एक पहला फैक्टर है जो कि बेसिक फैक्टर है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो मॉनसून को जो है सो कॉज, है ना, ये करेगा, पहला फैक्टर है। पहले के जो साइंटिस्ट लोग जो थे, है ना, जब एटमॉस्फेरिक उतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, जब ये तिब्बतन प्लेट्यू का रोल या फिर जेट स्ट्रीम्स या फिर अल नीनो और ला नीना के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो उनका ऐसा मानना था कि यही मेन वजह है जिसकी वजह से है सो भारत में मॉनसून जो है सो आता है, ठीक है। पहले के जो लोग थे, जो ज्योग्राफर थे, वो इसी थ्योरी को है सो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मानते थे कि भारत में जो मॉनसून है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया, जैसे जैसे मानसून के वेरिएशंस को स्टडी किया गया, तो पाया गया कि ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है ना और ये जो जेट स्ट्रीम्स है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मतलब ये भी एक कॉज है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तिब्बत का पठार का गर्म होना और जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होना, है ना। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये तो काफी बेसिक है, ये तो सबको समझ में आ जाता है कि ठीक है, ज्यादा गर्म हो गया तो लो प्रेशर बन जाएगा और इसकी वजह से है सो ओशन से विंड्स का फ्लो हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा समझना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इसको समझते हैं, इन दो पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है।
ये भी उसी से रिलेटेड है, ITCZ। एक बार देख लो। देखो यहाँ पे क्या होगा, है ना, तिब्बत का पठार कहाँ पे है, दिस इज द तिब्बतन प्लेट। ठीक है, इसको समझते हैं पहले, फिर एक बार नोट करवा देंगे होगा तो, पहले इसको समझो, है ना। दिस इज योर तिब्बतन प्लेट, तिब्बत का पठार है ये, तिब्बतन प्लेट्यू। देखो तिब्बत प्लेट्यू जो है, इसका एवरेज एलिवेशन कितना है, इसका औसत ऊंचाई कितना है, हाँ 4000 मीटर, 4 किलोमीटर मान लो इसका जो औसत ऊंचाई है। एवरेज हाइट जो है, एवरेज एलिवेशन जो है इसका, एवरेज औसत ऊंचाई कितना है, 4000 मीटर है ना, यानी कि 4 किलोमीटर के राउंड। तो सोचो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया का जो मैदानी हिस्सा है उससे ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ऊपर है ये तिब्बतन प्लेट्यू, है ना। जून का महीना है ना, जून का महीना है, सन जो है सब बिल्कुल पीक पे है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर है सब बहुत ज्यादा सोलर इंसोलेशन आएगा कि नहीं, सूर्यातप आएगा कि नहीं, इंसोलेशन सबसे ज्यादा आएगा कि नहीं। इसके वजह से क्या होता है कि जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ना, तिब्बतन प्लेट्यू एक समझो कि जैसे तवा जैसे गर्म हो जाता है ना, वैसा ये तिब्बतन प्लेट्यू है सो गर्म हो जाता है। ठीक है, अपने सराउंडिंग से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है सो ज्यादा रहता है अपने सराउंडिंग से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि तिब्बतन प्लेट्यू है ना, इट बिकम्स लाइक ए हीट सोर्स, है ना, उष्मा का है सो स्रोत हो जाता है, हीट सोर्स। क्यों, क्योंकि हाइट पे होने की वजह से, एक इसका एलिवेशन होने की वजह से सोलर हीटिंग है सो सबसे ज्यादा इसका होता है लोकल वहां पे जो है सो, इसके वजह से ये एज ए हीट सोर्स है सो काम करने लगता है तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, हीट सोर्स के तौर पे काम करने लगेगा। ठीक, अब उसके वजह से क्या होगा कि एक बात बताओ कि ये तो जनरल फिजिक्स है, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह ये चीज होता है कि अगर कोई कहीं पे भी गर्म होने लगा सरफेस पे, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां का एयर जो है सब गर्म होकर के ऊपर की ओर राइज करेगा, है ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो तिब्बतन प्लेट्यू पे क्या होगा, है ना, कि सपोज, है ना, एक डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, इसको चाहो तो आप ड्रॉ कर लेना। ग्रेट हिमालयाज है ना, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, प्लेट्यू, और फिर ओशंस। ठीक है, क्लियर है। और इधर जो है ट्रांस हिमालयाज है और ये तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, एक ट्रांस हिमालयाज के कुछ पार्ट हो जाएंगे और ये तिब्बतन प्लेट्यू है। ये एलिवेशन समझ में आया कि नहीं, ये किधर है, ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो बेसिकली, है ना। अगर आप मैप पे देखो तो जैसे अगर इंडिया है यहाँ पे, है ना, तो ये वाले पार्ट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे है सो तिब्बत का पठार ये हो गया, दिस इज योर तिब्बतन प्लेट्यू, है ना, तिब्बत का पठार। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज है, तो ये ट्रांस हिमालयाज हो जाएगा, ट्रांस हिमालयाज हो जाएगा। ट्रांस हिमालय पार की जो जो चोटियां हैं सो, प्लस ये जो 3 पैरेलल रेंजेस है हिमालयाज का रेंज हो जाएगा। दीज आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। ठीक, प्लस ये जो है सो मैदानी हिस्सा हो जाएगा जिसमें आपको अलुवियल सॉइल्स जो है डिपॉजिट हो गया है ना, ग्रेट इंडियन प्लेन्स हो जाएगा। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, है ना, प्लेट्यू पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, और प्लस इधर जो है सो ओशन हो जाएगा, दिस इज योर ओशन, है ना। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि तिब्बत जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया, है ना, बहुत ज्यादा गर्म होगा तो यहाँ से क्या होगा, ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग क्या होगा कि एयर है सो राइज करेगा। ठीक है, तिब्बत क्यों गर्म हुआ, क्योंकि चाइना इज प्लांटिंग ट्रीज हेयर विच इज ए कंसर्न फॉर इंडिया। ओके, तिब्बत समझेंगे कि तिब्बत पे अगर बर्फ ज्यादा पड़ेगा तो भारत का मानसून है सो वीक हो जाएगा, है ना। इस चीज को भी समझेंगे कि अगर किसी साल में तिब्बत के ऊपर ज्यादा बर्फबारी हुआ, ठीक है, तो भारत में उसका प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि उस साल मानसून है सो वीक पड़ जाता है। या फिर तिब्बत में आप कुछ भी करोगे ना, यहाँ पे अगर कुछ भी अगर मेजर स्केल पे चेंजेस होंगे उसका प्रभाव भारत के मानसून में पड़ता है, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है कि जब ये तिब्बत का पठार गर्म होगा तो नीचे में लो प्रेशर बनेगा, ठीक है,
लो प्रेशर। लेकिन ऊपर में क्या है कि जब हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगा तो ऊपर में क्या होता है, एक प्रति चक्रवात बनता है। प्रति चक्रवात का मतलब क्या होता है, जहां पे सेंटर से हवा बाहर की तरफ जो है सो डाइवर्जेंस हो। चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात। साइक्लोन का उल्टा होता है एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है कि बाहर से हवा केंद्र की ओर आती है, प्रति चक्रवात में केंद्र से हवा बाहर की ओर जाती है। तो अपर एयर एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो है अपर एयर एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ। एंटी साइक्लोन, इसको प्रति चक्रवात कहते हैं, है ना। साइक्लोन का उल्टा प्रति चक्रवात। कहां पर फॉर्मेशन हुआ इसका, तो तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर में। क्यों फॉर्मेशन हुआ, तो नीचे से गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठेगा तो ऊपर जाकर के, है ना, चारों दिशा में फैलने का कोशिश करेगा, इस वजह से प्रति चक्रवात बनेगा। देखो दूसरा एक हमेशा ज्योग्राफी में याद रखना कि अगर कहीं पर भी अगर एयर है सो डिस्प्लेस हो रहा है, एयर अगर मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे वैक्यूम बन के रहेगा, दूसरे जगह से हवा उसको फिल करने के लिए आएगा, है ना। बेसिक लॉ ऑफ नेचर है ना, कि अगर कहीं से हवा उठ रहा है तो उसके जगह पे दूसरे जगह से हवा उसको फिल करने पहुंचेगा, है ना। साइंस है, बेसिक साइंस है। तो ये क्या होता है कि, और दूसरा ये भी है कि अगर कोई एयर अपलिफ्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं न किसी रीजन में सिंक जरूर करेगा, तभी एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि एयर उठेगा और अपर एटमॉस्फेयर में जो है या फिर आउटर स्पेस में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है, बेसिक फिजिक्स है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहां से एक जो इसका आर्म है ना, है ना, यहां से एक आर्म है, देखो कितना ज्यादा इसका है सो इम्पैक्ट होता है। ये सभी मॉडर्न स्टडीज के हिसाब से पता चला है। जो इंडिया का और रसिया का है सो ज्वाइंट मिशन था, जो कि इंडिया के मॉनसून के मैकेनिज्म्स को समझने के लिए जो है ज्वाइंट इनके साइंटिस्ट और ये सब जो एम्पिरिकल स्टडीज ये सब किया गया, तब ये सब चीज का पता चला कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम का ऐसे फॉर्मेशन होता है जो कि इंडियन साउथ वेस्ट मॉनसून को जो है सो इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है अपर एटमॉस्फेयर में, और ये कहां पर जाकर के सिंक करता है, मैस्कर्नीज के पास में। मैस्कर्नीज हाई हमने देखा पीछे, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का पार्ट है मैस्कर्नीज, है ना। एक वर्ल्ड मैप पे भी बता देंगे, पहले इसको समझो यहाँ पे, है ना, लोकेशन समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं ये चीज, कि इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, तेज, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। TEJ बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या करेगा कि यहाँ पे ओशन के पास में मैस्कर्नीज का जो प्लेट्यू है वहां के उसके अराउंड जो है ये सिंक करता है ना, ऊपर से नीचे की ओर सिंक करता है। और मैस्कर्नीज हाई प्रेशर बेल्ट जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का हिस्सा है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन क्या किस वजह से हो रहा है, क्यों नहीं, यहाँ पे जो है इंटेंस हीटिंग होगा तो ऊपर में जाके एंटी साइक्लोन बनेगा, वहां से विंड्स कई दिशा में है सो फैलता है, प्लस ऊपर में भी कोरियोलिस फोर्स का है सो फॉर्मेशन होता है, तो मतलब लगता है, उसके वजह से विंड्स जो है सो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। देखो एक ये देख लो, वर्ल्ड मैप है, उस पर समझ में आ जाएगा कि हिमालय हीट को रोकता नहीं है सर। हिमालय क्यों, सूरज तो ऊपर से चमक रहा है ना। देखो यहाँ पे मैस्कर्नीज कहाँ पे है, हाँ यहाँ वाले रीजन में मैस्कर्नीज है, ठीक। इक्वेटर कहाँ पे है, ये यहाँ पे कुछ इक्वेटर है, इस वाले रीजन में इक्वेटर है, ठीक है। इसको पहले समझ लो, सब लोकेशन समझ में आ जाएगा, तब तो उसके पीछे वाले डायग्राम पे चलेंगे हम लोग, ठीक। तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ पे है, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। जून के महीने में सन का है सो इंसोलेशन सबसे ज्यादा है, सो सब जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा होगा, ठीक है। तिब्बत जो पठार है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, यहाँ से एयर है सो ऊपर की ओर उठेगा और एक जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन के यहाँ पर आकर के सिंक करता है। समझ में आ गया, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से क्या यहाँ पे है सो लो प्रेशर है सो ऑलरेडी फॉर्मेशन हुआ था कि नहीं हुआ था ना फॉर्मेशन,
नॉर्दर्न ये आईटीसीजेड बेसिकली शिफ्ट का है मैप है, वो आईटीसीजेड भी बता देंगे, बट फिलहाल इसको समझो। यहाँ पे लो प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से, है ना। यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो आपको जाहिर सा बात है कि जो हाई प्रेशर से जो विंड्स है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से आप देखिए तो ट्रेड विंड्स जो है सो फ्लो करते रहते हैं, है ना। वो क्लाइमेट वाला क्लास याद करो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो हेडलेस सेल होता है, हेडलेस सेल है ना, हेडलेस सेल, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवा जो है टुवर्ड्स इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है एज ए ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें हैं सो ब्लो करती है ना। इतना तो याद होगा, है ना। तो ये जो ट्रेड विंड्स यहाँ से ओरिजिन होता है, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो ये साउथ वेस्ट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। समझ में आ गया। अब ये जो है आगे की ओर मूव करेगा और इंडिया में एज ए साउथ वेस्ट मानसून है ना, एज ए साउथ वेस्ट मानसून बन करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट ये समझना है कि सपोज कि ये जो है तिब्बत का प्लेटो गर्म नहीं हो रहा होता, ये जो है सो जेट स्ट्रीम अगर सपोज कि नहीं बन रहा होता, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम नहीं बन रहा होता, तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है, यहाँ का जो हाई प्रेशर बेल्ट जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से है, क्या ये उतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाता? क्या नहीं होता ना। समझ रहे हो। ये तिब्बत प्लेटू के गर्म होने की वजह से जो एक ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हुआ, वो इस हाई प्रेशर को और ज्यादा हाई कर देता है। समझ में आ गया। तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो विंड्स है ना, वो काफी स्ट्रांगली जो है सो लो प्रेशर को चेस करते हुए इंडिया के पास में आएगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून जो है सो थोड़ा अच्छे से आएगा। समझ में आ गया। इसी को कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून, है ना। एक टर्म आप पढ़ते होगे, है ना, कि मानसून का प्रस्फोट जिसको कहते हैं, है ना, बर्स्ट ऑफ द मानसून, मानसून का प्रस्फोट, है ना, बर्स्ट ऑफ द मानसून, बर्स्ट ऑफ द मानसून, बर्स्ट ऑफ द मानसून, है ना। ये किस वजह से होता है? इसी जेट स्ट्रीम के वजह से, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के वजह से। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज द मेन रीजन फॉर द बर्स्ट ऑफ द मानसून। मानसून का जो प्रस्फोट है उसका मेन रीजन क्या है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है? तो तिब्बतन प्लेटू के गर्म होने की वजह से। अगर तिब्बत प्लेटू अगर उस हाइट पे नहीं होता, अगर उतना गर्म नहीं हो रहा होता, तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन नहीं होता। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन नहीं होता तो यहाँ पे जो मैस्कर्नीज हाई है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, और उसके बाद हमारा जो मानसून विंड्स है वो है सो धीरे धीरे है सो चेस करते हुए अपने हिसाब से पहुंचता, उतना रैपिड एडवांसमेंट नहीं होता मानसून का। मानसून का बर्स्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो, जब भी मानसून का जो आता है, जैसे कि सबसे पहले अगर मेन लैंड इंडिया की बात करो तो केरला कोस्ट में है सो सबसे पहले हिट करता है ना। तो जैसे ही मानसून आएगा तो पता चला कि 10 दिन तक लगातार है सो बारिश खूब तेजी से हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। समझ में आ गया, है ना। एकदम से मानसून विंड्स पहुंचेगा और खूब मूसलाधार बारिश जो है, टोरेंशियल रेनफॉल जो है सो एक वीक के लिए, 10 दिन के लिए लगातार बारिश होने लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो हाई प्रेशर है ये मानसून विंड्स को आगे की ओर धक्का दे रहा है। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्कर्नीज हाई, है ना। जब हम लोग अल नीनो का टॉपिक पढ़ेंगे ना, देखो अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो का जब क्लास करेंगे, बट यहाँ पे एक चूंकि आया है तो एक रेफरेंस दे देते हैं। जब अल नीनो का टाइम होता है, अल नीनो का सिचुएशन होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। समझ में गया। हालांकि अल नीनो जो है सो पैसिफिक ओशन का एक जो है सो फीचर है। पैसिफिक ओशन में है सो ईस्टर्न पैसिफिक है सो गर्म हो जाता है ना, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। वॉकर साइकिल को जब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे मैस्कर्नीज के पास जो हाई प्रेशर रहता है ये अब लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो समझो कि जून के महीने में यहाँ पे हाई प्रेशर के जगह पे अगर लो प्रेशर बन जाए तो क्या विंड्स जो है आगे की ओर जो धक्का इधर मिल रहा था हाई प्रेशर की वजह से, क्या वो मिलना बंद हो जाएगा कि नहीं? है ना। जो भी विंड्स आएगा ये तो यहीं पे लो प्रेशर के आसपास से घूमते रह जाएगा, तो आगे जो पुश मिल रहा था साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को वो मिलना बंद हो जाता है, और उसके वजह से रेन डेफिसिट ईयर हो जाता है अगर अल नीनो का सिचुएशन हुआ तो। समझ में आया। अल नीनो के वजह से आपका जो ये मैस्कर्नीज के पास जो हाई प्रेशर जो सिस्टम है ये वीक पड़ जाता है ना, वहां पे लो प्रेशर बन जाता है। और चूंकि यहीं पे लो प्रेशर बन जाएगा तो लो प्रेशर के
पास में क्या है कि विंड्स जो है इसी के पास में आने लगेगा, इधर वाले लो प्रेशर पे ध्यान ही नहीं जाएगा, ऊपर में विंड्स उतना स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको मानसून जो है सो वीक पड़ जाता है ना। तो अल नीनो का जब हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब उसका मैकेनिज्म को समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे लो प्रेशर कैसे बन गया। बट इतना अभी ध्यान रखो कि अल नीनो का प्रभाव यही होता है कि आपका जो मैस्कर्नीज हाई का जो रीजन है उसको थोड़ा सा लो कर देता है, वीक कर देता है, और उसकी वजह से इंडिया का जो मानसून जो है स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होना चाहिए था वो और वीक पड़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो वापस चलते हैं अपना। तो ये समझ में आया कि मैस्कर्नीज कहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो तो लो प्रेशर बेल्ट ऑलरेडी कहाँ पे था, है ना, यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो चुका है डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के ऊपर, है ना, हो गया है। तो यहाँ से जो विंड्स है बेसिकली, है ना, कुछ इस तरीके से उसको मूव करता है। तो दिस इज बेसिकली योर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, है ना, दिस इज योर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये समझ में आया? यहाँ तक डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? क्या एक्सप्लेन करें, बताओ क्या डाउट हो गया, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, तो ये लो प्रेशर यहाँ पे है, ये तो समझ में आ रहा है ना। डिफरेंशियल हीटिंग है, देखो जो 5-6 फैक्टर्स जो है ना, सबको एक साथ सोचो कि एक साथ काम कर रहे हैं। डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से लैंड है सो ज्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर तो होगा, ठीक है। प्लस तिब्बत प्लेटू भी ज्यादा गर्म हो गया, इसके वजह से क्या होगा कि ऊपर में एक एंटी साइक्लोन बनता है। एंटी साइक्लोन की वजह से एक जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। जेट स्ट्रीम क्या करता है कि आपका जो मैस्कर्नीज के पास में जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है सो विंड्स का जो है सो, है ना, विंड्स जो है सो फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ। सो दिस इज बेसिकली योर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज योर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अच्छा, तो एक बात बताओ कि ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिकल, कुछ पॉइंट्स आपसे पूछेंगे। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, इसको मैप पे देखो, इंडिया के मैप पे जो ड्रॉ किए थे, यहां से जो है एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से है सो फॉर्म हुआ कि नहीं, जो कि नीचे मैस्कर्नीज के पास में जाकर के है सो ड्रॉप हो रहा होगा। तो ये जो TEJ है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या ये राउंड द ईयर है या फिर सिर्फ समर मंथ्स में है? ओनली इन समर मंथ्स, क्योंकि तिब्बत प्लेटू जब गर्म होगा तभी फॉर्मेशन होगा। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज ए टेम्पररी जेट स्ट्रीम, नॉट ए परमानेंट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो जेट स्ट्रीम होता है कि अपर एटमॉस्फेयर में काफी तेज से चलने वाली हवाओं को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिसका स्पीड कितना होता है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इवन 400 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। तो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है? अपर एटमॉस्फेयर में, बेसिकली अपर ट्रोपोस्फेयर में जो है, जो फास्ट मूविंग जो विंड्स है उसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि TEZ जो है बेसिकली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, परमानेंट नहीं है ना। इट इज फॉर्म्ड मेनली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यानी कि इसका जो निर्माण होगा कब होगा? गर्मी के मौसम में, ठीक है, समर मंथ्स, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द टिब्बतन प्लेट्यू, है ना, टिब्बतन प्लेट्यू। और ये इसका रोल क्या है ना, इट इंटेंसिफाइज द हाई प्रेशर एट द मैस्कर्नीज, यानी कि मैस्कर्नीज हाई जो है, उच्च दाब पेटी है, उसको और सशक्त कर देता है, उसको और स्ट्रेंथन कर देता है, ठीक है, उसको और सशक्त कर देता है, उसको और स्ट्रेंथन कर देता है ना, यानी कि इट स्ट्रेंथेन्स द मैस्कर्नीज हाई, मैस्कर्नीज हाई, है ना, इसको आप समझो। इसके वजह से क्या होगा? स्ट्रेंथन करने की वजह से क्या होगा, है ना, इट इंटेंसिफाइज द फ्लो ऑफ साउथ वेस्ट विंड्स,
it intensifies the flow of it intensifies the flow of साउथ वेस्ट विंड्स। ठीक है, तो जब साउथ वेस्ट विंड्स जो है ये ना साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून विंड्स है इसको ये और स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसको और सशक्त कर देता है, मजबूत कर देता है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये होगा कि भारत में मॉनसून का बर्स्ट होगा, मॉनसून का प्रस्फोट होगा इसके वजह से। सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू बर्स्ट ऑफ मॉनसून, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ठीक है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का प्रस्फोट जिसको कहते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पीटी में ये सवाल पूछा जाए टीईजे के ऊपर में कि ट्रॉपिकल स्टडी जेट स्ट्रीम के बारे में स्टेटमेंट्स को देखिए, पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है। अगर ये लिखे कि इट इज ए परमानेंट जेट स्ट्रीम तो गलत हो जाएगा, इट इज ए टेम्पोररी जेट स्ट्रीम। दूसरा स्टेटमेंट इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, गलत हो जाएगा, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट इट इज द मेन कॉज ऑफ द बर्स्ट ऑफ मानसून, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखना रिगार्डिंग ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया आपके समर मंथ्स में ऐसा कुछ ऐसा हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आपको ये समझना है ना, कि एक और फैक्टर जो है सो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, जो कि ये जो मानसून विंड्स है इसको अपनी ओर खींचता है। एक तो लो प्रेशर जो है सो हीटिंग की वजह से, जो आपका जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है वो ज्यादा गर्म होगा अपने सराउंडिंग ओशंस की वजह से, तो यहाँ पे लो प्रेशर तो ऑलरेडी क्रिएट सो हो जाता है ना। प्लस एक बात बताओ, सूरज कहाँ पे है अभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो जब हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि सन के शिफ्ट होने की वजह से पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है तो शिफ्ट हो जाता है ना, याद आ रहा होगा। तो आईटीसीजेड जो है, आईटीसीजेड जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, वो इक्वेटर के पास में नॉर्मली रहता है नॉर्मली, लेकिन सन जैसे जैसे शिफ्ट करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसके साथ वो भी शिफ्ट करते रहता है, पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है तो शिफ्ट करते रहता है। तो यहाँ पे जो है आईटीसीजेड जो है, आईटीसीजेड वो कहाँ पे आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से है सो आईटीसीजेड जो है सो इंडिया के प्लेन पे कुछ इस तरीके से है सो आ जाता है। ITCZ, this is called as the shifting of the ITCZ over the North Indian plains। ITCZ क्यों शिफ्ट हुआ, इसके पीछे का रीजन बताओ। इसके पीछे का रीजन ये है, हाँ, ड्यू टू द एपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन, सन के शिफ्ट होने की वजह से, सन के सूरज के उत्तरायण होने की वजह से पूरा का पूरा जो परमानेंट जो प्रेशर बेल्ट्स जो होते हैं, हम लोग पढ़े थे ये सब चीज, बेसिक याद आ रहा होगा, कि उसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है। तो आईटीसीजेड जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, जो कि इक्वेटर के पास में भूमध्य रेखा के पास में होता है जनरली आमतौर पर, लेकिन चूंकि सन जो है सो बिल्कुल अभी कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में पहुंचा हुआ है। 21 जून को जो है सो वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना, इंटरनेशनल योगा डे भी उसी दिन मनाते हैं। तो क्या आईटीसीजेड किसके बारे में बोल रहे हो, कोरिलिस फोर्स? आईटीसीजेड ये सब तो बेसिकली एक लो प्रेशर बेल्ट है, तो सन के वजह से पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है तो शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये भी ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू द एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन, आईटीसीजेड जो है कहां पर आ गया, इंडिया के मेन लैंड के ऊपर में आ जाएगा, है ना। और आईटीसीजेड जो है सो जिसको है ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो ट्रेड विंड्स जो है सो कन्वर्ज करता है दोनों हेमिस्फीयर का, है ना। याद आ रहा है कि नहीं वो आईटीसीजेड वाला? ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग, बहुत लोग के ऊपर ब्लैंक जो है फेस पे, ऐसा मतलब कि क्या ही बता रहे हैं, है ना। देखो सिंपल सा बात है, क्लास रेगुलर नहीं रहोगे जो है ये सब चीज है सो कॉन्सेप्ट जो है सो हवा होता रहेगा, सीधी सी बात है ना। रेगुलर रहोगे समझ में आएगा, रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। एक मिनट रुको, तो घर से फोन आ रहा है। एक मिनट रुके क्लास में। हेलो,
ठीक है, ऑन है ना? ठीक है, ठीक है। देखो ये सब चीज जो है बेसिक है, अगर नहीं एक ही चीज बार बार नहीं बताएंगे क्लास में यार, ऐसे में अगर खुद से भी नहीं पढ़ोगे, और कितनी बार बता चुके हैं, है ना, आईटीसीजेड के बारे में, ट्रेड विंड्स कहाँ होता है, वेस्टर्लीज कहाँ होता है, पॉल वेस्टर्लीज कहाँ होता है, फिर भी अगर कुछ पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पहली बार सुन रहे हो वर्ड्स, है ना। तो अगर ऐसे चलोगे तो फिर ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें और समझ में नहीं आएंगी। तो खुद से भी मेहनत करो यार, ऐसे में काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में आता है तो मेरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सो लाइव है, ऐप पे लाइव है, उसको देखो, 10 बार 15 बार देखो, समझ में आएगा, है ना। देखो बेसिकली जो है एक मैप पे बता देते हैं। देखो इसको समझो, यहाँ पे इक्वेटर के पास में क्या होता है सबसे ज्यादा है, सो आपको मालूम है कि सोलर इंसोलेशन होगा, है ना। सोलर इंसोलेशन अगर आप सन की बात करो, सबसे ज्यादा हीटिंग है सो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास में रहता है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे हवा है सो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है पूरा, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट है सो फॉर्मेशन हो जाता है ना। लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द आईटीसीजेड, है ना। दिस इज कॉल्ड एज द आईटीसीजेड, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का ही दूसरा नाम क्या है, डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स, ठीक है। इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी इसको कहते हैं, है ना। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, यही हो गया। तो सपोज कि ये इक्वेटर है, यहाँ पे गर्म होकर हवा ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे है सो लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा कहीं से भी डिस्प्लेस होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर है सो बनेगा। अब ये हवा ऊपर जाके ठंडा होकर के वापस कहीं ना कहीं पे सिंक करेगा, है ना, सिंक करेगा। जहाँ पे सिंक करेगा वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। कितने लैटिट्यूड पे बनता है, 25 से 30 के राउंड, 25 से 30, 30 से 35 के राउंड जो है सो थोड़ा बहुत मूव भी करते रहता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ से हाई से लो की तरफ जो विंड्स आता है उसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं, व्यापारिक पवन, दोनों हेमिस्फेयर में। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स आएगा उसको भी हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, व्यापारिक पवन। तो दोनों कहाँ पे आके मिल रहा है, आईटीसीजेड पे मिल रहा है, क्लियर है ना। यानी कि यहाँ पे जो विंड्स जो है कुछ इस तरीके से है सो फ्लो करके मीट कर रहा होगा आईटीसीजेड पे, आईटीसीजेड पे, है ना, आईटीसीजेड पे, आईटीसीजेड पे ट्रेड विंड्स मीट करता है आईटीसीजेड पे। तो अब क्या हुआ कि चूंकि सन जो है आपको मालूम है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ना, जून में सबसे ऊपर में रहेगा, फिर नीचे चला जाएगा 6 महीने बाद जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ऊपर जो है सो सबसे ज्यादा विंड्स ये सोलर इंसोलेशन रहेगा। तो पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है सो शिफ्ट करते रहता है। तो सपोज कि यहाँ पे तो नॉर्थ अमेरिका दिखाया गया है और सपोज इंडिया यहाँ पे कहीं पे है, तो आईटीसीजेड भी ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, समझ में आ गया। जब आईटीसीजेड शिफ्ट करेगा तो ये जो विंड्स जो कन्वर्ज हो रहे थे यहाँ पे, क्या वो भी इसके साथ है सो इसको चेज करेगा कि नहीं, है ना। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो जो शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड का जो मैंने एक मैप है सो लगाया है यहाँ पे, हाँ ये वाला देखो, देखो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में आईटीसीजेड। इक्वेटर पहले देखो कहाँ पे, इक्वेटर ये रहा 0 डिग्री, ये रहा इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे है सो इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। तो आईटीसीजेड नॉर्मली इक्वेटर के पास में होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि जो अर्थ पे जो है कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खास करके नॉन यूनिफॉर्म तरीके से है सो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो कोई भी जो लो प्रेशर बेल्ट होगा कोई भी ऐसा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना, आरा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो समर के समय में, समर के समय में आईटीसीजेड का है सो देखो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है कि नहीं जी, अपने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर चला गया है कि नहीं चला गया है ना। तो दिस इज आईटीसीजेड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो आईटीसीजेड का मेन काम क्या है, तो अपने तरफ जो है सो ट्रेड विंड्स को है सो आकर्षित करना, ठीक है।
ट्रेड विंड्स जो है सो यहीं पर आकर के मिलता है। तो जब ये ट्रेड विंड्स आईटीसीजेड को फॉलो करने जाएगा तो क्या एज ए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के तौर पे भी पहुंचेगा कि नहीं, है ना। तो कह सकते हो कि साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स है बेसिकली वो क्या है, तो दीज आर द ट्रेड विंड्स कमिंग फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर chasing the ITCZ, है ना, and once they cross the equator due to the rotation of the earth due to the Coriolis force, it deflects towards the right. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से किस दिशा में डिफ्लेक्शन होता है, राइट वर्ड्स डिफ्लेक्शन होता है। तो अब जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगा ट्रेड विंड्स नीचे वाला, जैसे ही ऊपर में आएगा अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। तो जब दाहिनी ओर मुड़ जाएगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की ओर के तौर पे आईटीसीजेड पे जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो यही पॉइंट आपको हम समझा रहे थे कि जब आईटीसीजेड जब ऊपर की ओर आ जाएगा, है ना, जब आईटीसीजेड ऊपर में आ जाएगा, आईटीसीजेड ऊपर में आ जाएगा तो नीचे का जो ट्रेड विंड्स है, है ना, ट्रेड विंड्स वो भी कुछ इस तरीके से आईटीसीजेड पे आके मीट करेगा, है ना। तो ये आपके मॉनसून को है सो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ गया। तो शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इंडियन मॉनसून। समझ में आया ये पॉइंट्स, ठीक है। सर आईटीसीजेड को डोलरम कैसे बोल सकते हैं सर, क्योंकि डोलरम का तो फिक्स है 5 डिग्री, नहीं, वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आईटीसीजेड के अंदर में जो लो प्रेशर जो बेल्ट होता है उसके वजह से वहां पे जो सरफेस विंड्स होती है ना आईटीसीजेड पे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इस वजह से उसको डोल्ड्रम्स का बेल्ट बोलते हैं, समझ में गया। तो आईटीसीजेड, देखो एक बात बताओ, जो आईटीसीजेड जो है ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट का हिस्सा है। डोल्ड्रम्स हमेशा आईटीसीजेड के मिडिल में होता है। डोलरम का तो फिक्स लोकेशन नहीं फिक्स, वही तो बात है, फिक्स कैसे रहेगा जब सन के वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। आईटीसीजेड का है सर, वो मूव कर रहा है। आईटीसीजेड को ही डोल्ड्रम्स कहते हैं भाई, समझ में आया। गलत पढ़े हो, सही पढ़े हो, लेकिन ये भी समझो कि डोल्ड्रम्स भी आईटीसीजेड के साथ में शिफ्ट करता है, आईटीसीजेड को ही डोल्ड्रम्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि डोल्ड्रम्स जो है सो एक परमानेंट इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे एक पट्टी को परमानेंट बना दिए, ऐसा नहीं है। आईटीसीजेड के ही हिसाब से डोल्ड्रम्स है सो ऊपर नीचे शिफ्ट करते रहेगा, समझ में गया। लेकिन जनरली जो है इक्वेटर के पास में, अब चूंकि आईटीसीजेड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम 30 डिग्री लैटिट्यूड पे चला गया या फिर नीचे 30 डिग्री लैटिट्यूड उस पर नहीं जाएगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि लैंड मास का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओशन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जो है आईटीसीजेड ऐसा सीधा नहीं रहता है। देखो ना अभी इधर वाले पिक्चर में देखो, यहाँ पे आईटीसीजेड जो है तुम्हें क्या सीधा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो बीच में जहाँ पे थोड़ा सा ओशंस जो है कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो इक्वेटर को फॉलो कर रहा है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वेटर को फॉलो कर रहा है। फिर जो है कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जैसे बीच में आएगा तो नीचे डाउनवर्ड साउथ में शिफ्ट कर जाएगा, फिर जैसे ओशंस आएगा तो नॉर्थ में थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो पट्टी है, जो गर्मी का मौसम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आईटीसीजेड ऊपर की ओर शिफ्ट करता है और इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल वाले पार्ट से जो है सो आईटीसीजेड क्रॉस कर जाता है। तो दिस इज, देखो आईटीसीजेड हो गया या फिर कोई भी प्रेशर बेल्ट हो गया, वो परमानेंट फिक्स नहीं है एक लोकेशन पे, इस चीज को समझो। तो उसी तरीके से डोल्ड्रम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आईटीसीजेड के मिडिल में होता है ना। आईटीसीजेड के मिडिल में क्यों होता है, क्योंकि जब दोनों तरफ से विंड्स का जो कन्वर्जेंस होगा, दोनों मीट करके ऊपर की ओर है सो उठ जाता है, तो बीच का एक ऐसा रीजन का फॉर्मेशन होता है जहां पे सरफेस विंड्स बहुत ही फीबल होता है, उसका स्पीड बहुत कम होता है, समझा गया। उसी को हम लोग डोल्ड्रम्स का बेल्ट कहते हैं। और डोल्ड्रम्स कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इन द मिडिल ऑफ द आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड जहां भी मूव करेगा अपने साथ है सो डोल्ड्रम्स को भी मूव करके ले जाएगा, समझ में गया। लेकिन हाँ, जो तुम बोल रहे हो कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे होता है, वो एक जनरल जो है सो जो स्टेटमेंट है। अब जैसे जनरल स्टेटमेंट की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास होता है ना। लेकिन क्या 30 डिग्री नॉर्थ पे परमानेंट फिक्स सालों भर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नहीं फिक्स है। जब हम लोग वेस्ट इंडीज के बारे में जब मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि कैसे जो है ड्यूरिंग विंटर जो है आपको जो है पूरा का पूरा बेल्ट नीचे की ओर आ जाता है ना। फिर जब समर मंथ्स में आएगा तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ऊपर चला जाता है, तो पूरा का पूरा जो है प्रेशर बेल्ट है सो शिफ्ट करते रहता है, ठीक है।
तो देखो ये ITCZ हुआ, है ना। ITCZ को ही हम लोग, जो कि एक लो प्रेशर बेल्ट है, इसको इंडिया में ड्यूरिंग मॉनसून क्या बोलते हैं ITCZ को? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून ट्रफ, ठीक है। मॉनसून ट्रफ भी इसी को बोलते हैं, मॉनसून द्रोणी जिसको कहते हैं, है ना, मॉनसून ट्रफ, द्रोणी इसी को कहते हैं। समझ में आ गया? मॉनसून ट्रफ जो ITCZ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून ट्रफ, ठीक है। इसका मेन रोल क्या है? मेन रोल क्या है? एक तो कि साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ठीक। दूसरा, यहाँ पे देखो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है ना, वो भी इस लो प्रेशर बेल्ट को है सो फॉलो करता है। समझ में आ गया? तो एक बात बताओ कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हम लोग पढ़े थे, है ना, वो कैसा जो चक्रवात होता है? लो प्रेशर सिस्टम होता है। तो उसके वजह से अब ऑलरेडी एक लो प्रेशर बेल्ट जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो चुका है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आल्सो फॉलो दिस पर्टिकुलर ITCZ, और इसके वजह से ये जो कोस्टल रीजन्स है प्लस थोड़ा सा जो इंटीरियर एरियाज है, यहाँ पर भी बारिश होता है। समझ में आ गया? तो ITCZ जो है, क्या ये मॉनसून विंड्स के साथ साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी अट्रैक्ट करके और भारत में वर्षा करवाएगा कि नहीं करवाएगा, है ना। तो ITCZ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विच आर ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। समझ में आ गया? ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है ना, कि कई बार आपसे जो है मॉनसून के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है ना, जैसे कि अभी और भी चीजें समझेंगे, बट एक पॉइंट जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए, है ना। व्हाट आर द, इसको आप नोट भी कर सकते हो, है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मॉनसून। कई बार आपसे सवाल ये एग्जाम में पूछता है कि भारतीय मॉनसून का जो है ना, प्रमुख विशेषताएं क्या है ना, बताओ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, मॉनसून कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉनसून कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून, भारतीय मॉनसून की विशेषताएं क्या है? जो जनरल पॉइंट सब बताओ ना, जो चीज लगता है कि ये विशेषताएं देख। बिल्कुल सही, पहला एकदम सही स्टेटमेंट, है ना, कि आप जो है पहले मॉनसून का जो है सो महीना बताइए, ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी कर दिए, है ना, जून से सितंबर के ही बीच में होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉनसून जो सीजन है बिल्कुल जून से सितंबर के बीच में होता है। चलो दूसरा बताओ, जून से सितंबर के बीच में होगा। चलो ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी कमेंट करिए कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो बिल्कुल कंबल में है, सब सोए हुए हैं, क्लास देख रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। अन अकेडमी में क्लास होता था ना, तो वहाँ पे बच्चों को बोलते थे कि हम अगर चेयर पे बैठ कर क्लास ले रहे हैं तो आप लोग भी सामने अपना चेयर पे बैठिए, लैपटॉप खोलिए या फिर मोबाइल पे, ऐसा नहीं कि बेड पे लेट के, है ना, ऐसे देख रहे हैं, मस्ती में देख रहे हैं, है ना, कॉफी शरबत पी रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या मौसम का ये कह सकते हो कि मॉनसून का वेरिएशन जो है सो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिल्कुल सही, है ना, ये भी पॉइंट है। हेवी रेनफॉल, ठीक है, हेवी रेनफॉल तो है, और क्या होगा? मॉनसून कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे पहले क्या है ना, जून से सितंबर के मंथ्स में होगा, पहला चीज। दूसरा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा। तीसरा तीसरा देयर इज ए बर्स्ट ऑफ मानसून, बर्स्ट ऑफ मानसून, है ना, मानसून का प्रस्फोट जिसको कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट। आम पे ही ध्यान है तुम्हारा, वो मैंगो शावर्स होता है जो कि प्री मानसून शावर्स होते हैं, है ना, जो कि लोकल रीजन्स के वजह से जो है सो होता है ना। हाँ, गर्मी से राहत मिल जाता है ना। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो सब तो उसका मतलब कि इफेक्ट्स हो गया ना, कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द मानसून। तो वेदर को काम करेगा, टेम्परेचर को सूद करेगा, जो है हीट वेव्स को रिड्यूस करेगा, है ना, बाकी ये सब तो उसका इफेक्ट्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताओ, बर्स्ट ऑफ मानसून, तीसरा है, चौथा है देयर इज ए ब्रेक इन मानसून,
है ना। ये चीज लिखवाने का मेन पॉइंट यही था, ब्रेक इन मानसून को समझाना, है ना। ब्रेक इन मानसून, व्हाट इज ब्रेक इन मानसून? फर्स्ट सप्ताह में 22 हुआ, उसके बाद 2-3 सप्ताह नहीं होगी। बिल्कुल सही। ब्रेक इन मानसून बेसिकली इट इज द इरेटिक नेचर ऑफ द मानसून। इरेटिक नेचर का मतलब क्या होता है? इरेटिक नेचर ऑफ द मानसून, इरेटिक नेचर ऑफ द मानसून, नेचर ऑफ मानसून। कई बार आप देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, ये जो जून से सितंबर का जो मानसून का महीना है, क्या जून से सितंबर है सो लगातार बारिश होते रहता है क्या? नहीं होता है। दैट मीन्स कि देयर इज ए वेट स्पेल फॉलोड बाय ड्राई स्पेल, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक इन मानसून। यानी कि एक सप्ताह बारिश होगा, फिर पता चला 10 दिन तक बारिश ही नहीं हो रहा है, फिर एक सप्ताह बारिश होगा, फिर 10 दिन 15 दिन बारिश नहीं होगा। तो दिस इज द कॉल्ड एज द ब्रेक इन मानसून, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल इज कॉल्ड एज द ब्रेक इन मानसून, ठीक है। ये हो गया, है ना, इरेटिक नेचर ऑफ मानसून, है ना, ब्रेक इन मानसून, ये हो गया। अब ये बताओ कि ब्रेक इन मानसून जो है सो किस वजह से होता है ना। ये तो हमने देखा कि बर्स्ट ऑफ मानसून किस वजह से है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से, मेन फैक्टर वही है ना। बट ब्रेक इन मानसून जो है सो, मानसून ब्रेक जो है सो किस वजह से होता है ना। यस, इट इज अ सडन रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ मानसून, यस। हाँ बताओ व्हाई, क्यों, मतलब वही तो पूछ रहे हैं कि व्हाई द ड्राई स्पेल इज देयर। विंड को लेके ना उसको प्रॉपर साइक्लोन नहीं मिला, साइक्लोन जाता बे ऑफ बंगाल से तो उसको मतलब मानसून कैरी करके जाता है ना, इस कारण बारिश हो जाती है। अच्छा इसको लिख लो, मतलब जो एग्जैक्ट है वो नहीं बता पा रहे हो, है ना, कि व्हाई देयर इज ए ड्राई स्पेल इन मानसून, व्हाई देयर इज ए ड्राई स्पेल इन द मानसून, ठीक है। व्हाई देयर इज ए ड्राई स्पेल इन द मानसून, यानी कि मानसून ब्रेक है सो क्यों होता है ना। तो देखो इसको समझने के लिए फिर से एक मैप से समझा देते हैं, ठीक है। ये सब किताब में पढ़ने जाओगे तो वहां पे ऐसा है ना लिखा रहता है कि और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे समझ लो क्लास में, रेगुलर क्लास कर। व्हाई देयर इज ए ड्राई स्पेल इन द मानसून, ड्राई स्पेल का मतलब क्या है कि बारिश है सो अभी रुका हुआ है ना, ठीक है। बारिश है सो जून से सितंबर के बीच में सो रुक गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो पहला रीजन है, आप नोट कर लो, पहला रीजन है ना, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ ओवर द हिमालयन फुट हिल्स, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ over the हिमालयन फुट हिल्स, है ना। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, उसको पहले लिख लो फिर समझा देंगे। यानी कि ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अगर हिमालय के फुट हिल्स के पास में आ जाएगा, है ना, हिमालय के फुट हिल्स के पास में आ जाएगा तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के ऊपर जो है सो बारिश जो है सो कम हो जाता है ना, उसको समझेंगे अभी, ठीक है। दूसरा in the coastal regions, the winds become parallel to the ghats, ठीक है। winds become parallel to the western ghats या फिर parallel to the coast, winds become parallel to the coast, western coast basically, है ना। winds become parallel to the coast, western coast basically, ठीक है। मतलब कि winds ऐसा वेस्टर्न कोस्ट को पैरेलल, साउथ वेस्ट के जगह पे पैरेलल हो जाएगा तो ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगा वहां पे, है ना, जो कि लोकल वेरिएशंस की वजह से होता है, ऐसा कई बार देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। तीसरा वीकनिंग ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक, वीकनिंग ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम,
ठीक है। फोर्थ, इन द राजस्थान एरिया, राजस्थान का जो एरिया है बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर है सो इन्वर्जन का फिनोमेना हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन इन राजस्थान एंड नियर बाय एरिया। ठीक है, देखो पहला चीज को समझते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, है ना। ITCZ को हिंदी में क्या कहते हैं? विंड। अरे ITCZ हिंदी में उसका डेफिनेशन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इतना लंबा नाम है ना, एग्जाम में कोई लिखना पड़ जाए, अगर 4-5 बार लिखना पड़ जाए तो आदमी उधर ही पेन वेन छोड़ दे कि हटा यार। अमेजन में अच्छा, देखो यहाँ पे समझते हैं कि ITCZ जो है कैसे शिफ्ट कर जाता है ऊपर की ओर। तो देखो जाहिर सा बात है कि ITCZ अगर इंडिया के बीचों बीच रहे तो अच्छा बारिश करवाएगा, है ना। साउथ वेस्ट विंड्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से साइक्लोनिक डिप्रेशंस को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक ठाक बारिश होते रहेगा, है ना। अब क्या होगा कि ITCZ जो बाबू साहब है ना, बिल्कुल हिमालय के फुट हिल्स पे चलेगा। समझ में गया? शिफ्ट ही तो कर रहा है ना, तो कई बार है सो सन के इंसोलेशन की वजह से और क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर गया, किसी वजह से हिमालय के फुट हिल्स पे चला जाएगा। तो क्या होगा आप देखोगे, ऐसा कई बार आपको बिहार वहार में देखने को मिलेगा कि पिछले 15 दिन से बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार का जितना भी रिवर है, नदी, वो है ना फुल हो जाएगा, उसका लेवल और बढ़ता चला जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि ITCZ जो है सो हिमालय के फुट हिल्स पे चला गया है, शिवालिक वाले बेल्ट पे चला गया है। तो हिमालय पे तो खूब बारिश हो जाएगा, है ना, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट है वहां पे, ITCZ है वहां पे, ओरोग्राफिक रेनफॉल ये सब होगा। लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा एनामोली कि बिना बारिश के बाढ़ आ गया। तो बिना बारिश के बाढ़ इस वजह से आ रहा है क्योंकि बारिश हो तो रहा है, लेकिन कहाँ पे? हिमालय के फुटहिल्स पे बारिश हो रहा है, प्लेन्स पे बारिश नहीं हो रहा है ना। तो हिमालय के यहाँ पे फुटहिल्स पे बारिश होगा तो जो भी हिमालयन जो भी रिवर्स है ना, वो है सो आपको बहुत ज्यादा पानी लेकर के है सो आपके फ्लड प्लेन्स को है सो और भी ज्यादा बाढ़ प्रभावित कर देगा, है ना, फ्लड अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये किस वजह से होता है? ब्रेक ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल कहाँ पे? इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ड्राई स्पेल होने का मेन रीजन ये है कि जो ITCZ है वो हिमालय के फुट हिल्स के पास में शिफ्ट हो गया है। समझ में आ गया? ठीक है, फिर अगर ITCZ नीचे आ गया, सपोज कि 10 दिन के बाद थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर जाएगा, तो फिर से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे बारिश होने लगेगा। समझ में आ गया? पहला चीज ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, विंड्स बिकम पैरेलल टू द कोस्ट। पैरेलल टू द कोस्ट का मतलब कि सपोज कि साउथ वेस्ट विंड्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता था, बट फॉर सम फैक्टर सम रीजंस इफ दीज विंड्स बिकम लाइक दिस पैरेलल टू द कोस्ट, तो क्या ये जो कोस्टल रीजन में जो बारिश हो रहा था क्या वो होगा? क्या नहीं होगा। वाई? क्योंकि ये किसी भी हिल्स को जो है जाके स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना। बारिश होने के लिए क्या है कि सपोज कोई ऐसा हिल है तो उस पे है सो एक साइड से है सो विंड्स ऐसे आके है ना स्ट्राइक करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, तब जाके है सो बारिश होगा। लेकिन अगर उसके पैरेलल निकल जाए, है ना, बिना उसे टकराए हुए, तो एयर तो राइज किया नहीं, विंड्स तो राइज किया नहीं, तो बारिश नहीं होगा। तो यही वजह है कि आपको जो यहाँ पे देखिए जो अरावलीज जो है, यहाँ पे अरावलीज है ना, अरावलीज, तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो इधर इंटर करता है ये अरावलीज के पैरेलल चला जाता है, इस वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती है ना। ये पहले ही बताए थे, है ना। तो सेम ऐसा ही अगर वेस्टर्न कोस्ट पे इफ फॉर सम रीजन इफ द विंड्स बिकम पैरेलल टू द कोस्ट देन इट विल ब्रिंग द ड्राई स्पेल इन द कोस्टल रीजन। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा, वीकनिंग ऑफ द ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, वीकनिंग। अब सपोज कि ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम है, अगर ये वीक हो जाए किसी वजह से, है ना, किसी वजह से वीक हो जाए, तो आपको मालूम है कि नीचे में जो हाई प्रेशर बेल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा फॉर द टाइम बिंग। तो मॉनसून विंड्स उतना स्ट्रांगली इंडिया पे नहीं पहुंच पाएगा, तो वो भी आपके जो है सो
एक ड्राई स्पेल जो है कॉज कर सकता है ना। तो अब देखो कि जो आपको हम बता रहे थे कि सपोज कि किसी वर्ष जो है, सपोज कि विंटर में है ना, विंटर में जो है तिब्बत के पठार पे खूब ज्यादा बर्फबारी हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है ना कि एक्सेसिव स्नोफॉल हो जाए विंटर में, एक्सेसिव स्नोफॉल ओवर तिब्बतन प्लेट्यू इन विंटर्स। ठीक है, अगर विंटर्स में एक्सेसिव स्नोफॉल हो जाए तिब्बतन प्लेट्यू में, तो उस साल जो गर्मी आएगा, फिर उसके बाद जो मानसून आएगा, मानसून वीक हो जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, आपको मालूम है कि अगर कहीं पे स्नो अगर ज्यादा रहेगा, है ना, तो स्नो का एल्बिडो है तो सबसे ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम एल्बिडो किसका? स्नो का होता है ना, एल्बिडो। ठीक है, तो एल्बिडो है तो बहुत स्ट्रांग होता है स्नो का। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी सोलर इंसोलेशन इसके ऊपर पहुंचेगा उसका मैक्सिमम पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आईना कहीं पे लगा दो, आईना जो है उसके ऊपर जो भी रोशनी आता है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाता है, तो वो गर्म उतना हो नहीं पाएगा। जब गर्म नहीं होगा तो जो उसके ऊपर जो कन्वेक्शन हो रहा था, जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन नीचे में और ऊपर में है सो एक एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात बनेगा, वो नहीं बनेगा ठीक से। जब प्रति चक्रवात नहीं बनेगा तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो बनेगा गर्मी में, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो नीचे जो मैस्कर्नीज हाई प्रेशर है वो है सो वीक हो जाएगा, और उसके वजह से इंडिया का मॉनसून है सो सफर करेगा, है ना। ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन इन राजस्थान। ये जो एरियाज है यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन कई बार है सो देखने को मिल जाता है। देखो राजस्थान ये सब बेसिकली कौन से रीजन में आता है, तो ये सभी है सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का है सो एरिया बेसिकली है। यहाँ पे ड्यूरिंग नाइट बेसिकली क्या होगा कि जमीन है सो ज्यादा ठंडा हो जाता है। जब जमीन ठंडा हो जाएगा तो उसके वहां का जो एयर है वो भी ठंडा हो जाता है, और उस ठंडा हवा के ऊपर का हवा है सो गर्म रहता है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो उसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और आपको मालूम है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो है सो रेनफॉल से एसोसिएटेड नहीं है, रेनफॉल को है सो वीक कर देता है। कहीं पे भी अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा इट बेसिकली वीकेंस द रेनफॉल, है ना। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपको इधर वाले रीजन में यहाँ पे जो है ना, एक ड्राई स्पेल बेसिकली देखने को है सो कई बार है सो मिल जाता है। समझ में गया? ठीक है। सो ये सब कुछ फैक्टर्स थे जिसके वजह से आपका जो है मॉनसून जो है बेसिकली उसके ऊपर से डिपेंड करता है ना। क्या ऑनसेट ऑफ मॉनसून, उसका रीजन, अरे वही तो जो आपका मॉनसून का जो बस्ट हो गया मॉनसून बेसिकली, ये सब फैक्टर्स जो है जब रिस्पॉन्सिबल जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, है ना। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है बेसिकली बचा हुआ है ना, वो क्या है? देखो विंटर मंथ्स में क्या होता है बेसिकली, है ना, ड्यूरिंग विंटर्स क्या होगा, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, वो सभी कहाँ पे रहेगा? नीचे की ओर रहेगा, है ना। एक विंटर मंथ्स का भी थोड़ा सा समझ लो। जब समर मतलब कि ड्यूरिंग विंटर्स जो है इंडिया का ऊपर क्या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रहता है, क्या सब रहेगा, उसको थोड़ा देख लो। ड्यूरिंग विंटर्स क्या होते हैं? कौन सा जेट स्ट्रीम है सो फ्लो करेगा इंडिया के ऊपर से ड्यूरिंग विंटर्स? हाँ बोलो बोलो। वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स क्या होगा, है ना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला कि नॉर्दर्न इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। अब लिख लो नॉर्दर्न इंडिया जो उत्तरी भारत है
है ना, नॉर्दर्न इंडिया comes under the influence of सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। दैट मीन्स कि आप देखिए तो इंडिया का जो मेन जो लैंड होगा ठंडा होने की वजह से, है ना, ठंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर रीजन। तीसरा पॉइंट आप ये नोट करो कि ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज ए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर द मिडिल ऑफ द इंडिया, है ना, यानी कि ये जो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से है सो इंडिया के ऊपर से फ्लो करता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अभी तिब्बत प्लेटू ये सब है सो बिल्कुल ठंडा है, कोई भी इसके ऊपर है सो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हीटिंग ये सब नहीं हो रहा है, अभी विंटर मंथ्स है, अभी कोई भी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन विंटर्स के ऊपर क्या होता है कि इंडिया के ऊपर से एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का है सो फ्लो होता है ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, flows over India during winters, ठीक है। अब देखो जैसे से सन, अभी सन कहाँ पे है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना, जैसे से सन है सो ऊपर की ओर आना शुरू करेगा, ये सब पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है सो शिफ्ट करना शुरू कर देगा, ITCZ जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालयस के नॉर्थ में चला जाएगा, तिब्बत प्लेटू है सो गर्म होने लगेगा, इसके ऊपर है सो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, तो ऐसे करके चीजें हैं सो चलते रहती है। लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका क्या प्रभाव है भारत के ऊपर, बताओ। जब हम लोग मानसून के प्रेडिक्ट करते हैं ना, जब प्रेडिक्शन किया जाता है मानसून का, है ना, IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब मानसून को प्रेडिक्ट करती है तो वो इसको भी मेजर करती है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अगर यह भारत के मुख्य भाग से अगर ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है सो इट इज द फर्स्ट साइन कि नाउ मानसून विल अराइव, समझ में आ गया। अगर ये अभी भी इंडिया के मेन लैंड के ऊपर से फ्लो करता रहेगा दैट मीन्स कि मानसून को आने में देरी है, समझ में आ गया। सो द शिफ्टिंग ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम towards the north of Himalayas is the first indication that monsoon will arrive। तो जब तक ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के मेन लैंड के ऊपर से फ्लो करता रहेगा इट विल प्रोहिबिट द एडवांस ऑफ मानसून टुवर्ड्स द इंडिया, इट विल प्रोहिबिट द ऑनसेट ऑफ मानसून ओवर द इंडिया, समझ में आ गया, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, तो एक बात बताओ, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये जब हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़े थे, तो क्या इसका रोल मैंने वहां पे समझाया था कि नहीं आपको, है ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है कि इसका काम क्या होता है ना, देखो ड्यूरिंग विंटर्स है ना, सब ट्रॉपिकल ड्यूरिंग विंटर्स आप नोट करो, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स the subtropical westerly jet stream brings western disturbances to the India, western डिस्टर्बेंसेस, जिसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, ठीक है।
पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स द सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टू इंडिया, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस bring winter rainfall, brings winter rainfall in India in the northwestern parts of the country, in the northwestern parts of the country. It is beneficial for the rabi crops, beneficial for rabi crops. Plus these western disturbances also causes snowfall over Himalayas. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को आगे भी बता देंगे फिर से, बट यहाँ पे नोट कर लो क्योंकि जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है ये सभी चीजें, है ना। ये समझ में आया कि नहीं, नोट कर लिए ये सब चीज को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आल्सो कॉजेज स्नोफॉल ओवर हिमालयस, ठीक है। ये हो गया, यहां तक क्लियर है। तो जैसे जैसे आपका विंटर के बाद है, सो जैसे जैसे समर सीजन स्टार्ट होगा, मॉनसून सीजन स्टार्ट होगा, तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है सो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय जो है सो शिफ्ट कर जाएगा, और फिर इसको टेक ओवर कौन कर लेगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो मॉनसून का मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू आपको समझ में आया कि नहीं, कि कैसे जो है चीजें चल रही है। पहले डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस है, उसके वजह से लैंड मास है सो ज्यादा गर्म होता है, तो एक लो प्रेशर बनेगा। दूसरा आईटीसीजेड भी शिफ्ट कर गया ऊपर में, तो जब आईटीसीजेड शिफ्ट करेगा तो ट्रेड विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तीसरा तिब्बत प्लेटू है सो गर्म हो जाएगा, उसके वजह से जो है एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जो कि आपके मैस्कर्नीज हाई को जो है और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये जो है सो ड्यूरिंग समर्स जो है सो शिफ्ट कर जाता है नॉर्थ ऑफ हिमालयस के तौर पे, है ना, की तरफ। प्लस एक बचा अल नीनो और ला नीना, जो कि मॉनसून को इंडिया में जो रेनफॉल है उसको बहुत तरीके से है सो, है ना, इम्पैक्ट डालता है। उसको एक सेपरेट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अल नीनो को समझना जो है सो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहीं पे जो है देख रहे हैं कि लोगों का जो है सो कॉन्सेप्ट हिल जा रहा है। अल नीनो बता देंगे फिर जो है सो दिक्कत हो जाएगा, है ना, खिचड़ी पक जाएगा। इसको उसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखो जो भी क्लास में रहोगे रेगुलर रहा करो, तभी फायदा होगा। इरेगुलर रहोगे इरेटिक मानसून की तरह, तो कभी जो है सो, है ना, कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा, जैसे मानसून ब्रेक हो रहा था वैसे, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या फायदा पड़ेगा, ठीक है। रेनफॉल इन इंडिया के बारे में एक जनरल पैटर्न बता देते हैं ना, कि विंटर रेनफॉल एंड समर रेनफॉल, बेसिकली समर रेनफॉल, है ना। इंडिया में जो है सब बारिश जो है देखा जाए तो सालों भर कुछ ना कुछ बारिश कहीं ना कहीं होते रहता है ना। विंटर रेनफॉल में अगर बात किया जाए, विंटर रेनफॉल में, है ना, विंटर रेनफॉल बेसिकली कब से कब तक काउंट करेंगे, तो नवंबर के बाद बेसिकली, है ना, नवंबर से फेब के बीच में जो रीजन है, नवंबर फरवरी मार्च तक भी काउंट कर लेते हैं। तो जो विंटर रेनफॉल होता है बेसिकली, है ना, वो किन सब फैक्टर्स की वजह से होगा, तो लिखो इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, इन नॉर्थ इंडिया द विंटर रेनफॉल इज कॉज्ड बाय western disturbances. The winter rainfall is caused by western disturbances. What are western disturbances?
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर द टेम्परेट साइक्लोन्स विच ओरिजिन नियर द मेडिटेरेनियन ओशन, है ना, एंड इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द वेस्ट, है ना, जिसको नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे, आगे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बता देंगे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा जो है देख लो यहाँ पे, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया द विंटर रेनफॉल इज कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इन साउथ इंडिया particularly Tamil Nadu coast, Andhra coast, है ना, South Andhra coast, है ना, in South India, particularly Tamil Nadu and Andhra coast gets rainfall from retreating monsoon, हाँ, जो मॉनसून जो लौट रहा है बेसिकली, है ना, उसके वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे है सो विंटर रेनफॉल है सो होता है, ठीक है। विंटर रेनफॉल किसकी वजह से होगा तमिलनाडु कोस्ट पे, क्लियर लिखे, अरे बोल तो रहे हैं तो क्लियर सुनो फिर, ठीक है। इन साउथ इंडिया तमिलनाडु एंड आंध्रा कोस्ट गेट्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मॉनसून। सारा एफर्ट मास्टर का है, बच्चा लोग कोई एफर्ट नहीं करते, है ना। अब बोला अगली बार के साथ एग्जाम भी मेरे आप ही दे आइए, अच्छा रहेगा, है ना, तो जान के जो है नेगेटिव मार्किंग करके चले जाएंगे। ठीक है, जान करके जो है रोल नंबर गलत लिख देंगे, जाओ तब क्या करोगे, हाँ? अच्छा, कंचन बोले सर मेरे बदले दे दीजिए एग्जाम, हाँ बहुत अच्छा। अक्सर देखने को नहीं मिलता है सर, कभी-कभी ऐसा होता है। क्या कौन सा विंटर रेनफॉल, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हर साल होता है, क्या बात करते हो यार। बिहार जो है सो बिहार कहाँ पे है, ईस्टर्न इंडिया का पार्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का बात कर रहे हैं ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मोबाइल पे लगे रहोगे, क्लास में है, बताओगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो कहाँ दिमाग रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमको नहीं सुनाई दे रहा है, जब बताएंगे तो मोबाइल पे हाँ बाहर है अंदर है। वही है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा, तो उसका जो रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है वो नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा होगा, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, हिमालय रीजन में। बिहार तक प्रभाव आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये समझो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जब इंटर करेगा, है ना, तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे इंटर करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका आगे की ओर बढ़ेगा उसका सिवियरिटी कम होता जाता है। बट ये कहना कि बिहार में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इवन बिहार में, इवन आप अप्रैल तक आप देखो, अप्रैल में भी जो बारिश होती है कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। एक और फैक्टर है कि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है सो इरेगुलर हो गया है ना। इसका एक पीडीएफ आपको अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में एक रिपोर्ट शेयर कर देंगे, जिसमें ये लिखा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी इरेगुलर हो गया है और उसके वजह से इंडिया का जो वाटर अवेलेबिलिटी है और इस सब चीज पे काफी फर्क पड़ रहा है उसका, है ना। ये सर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, दिसंबर में बारिश हुआ था पटना में, तो मैंने एक्सपीरियंस किया था ड्यू टू दिस रीजन ओनली। होता है, मतलब देखो अब ऐसा तो फिक्स ऑलवेज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका एक पर्टिकुलर सीजन है कि सिर्फ इसी मंथ में बारिश होगा, कई बार एडवांस हो सकता है, कई बार पीछे हो सकता है ना, तो वो फैक्टर इसमें है सो कॉज करेगा। लेकिन हाँ, अगर विंटर में अगर बारिश हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होगा, जाहिर सा बात है कि मॉनसून नहीं होगा, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेन कॉज उसका होता है, मेन कॉज वही होता है, ठीक है। समर रेनफॉल देखो, समर रेनफॉल बेसिकली तो इसमें कुछ है सो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, जो कि लोकल टोपोग्राफी के हिसाब से, है ना, प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, है ना, मैंगो शावर्स, है ना, काल बैसाखी जैसे इधर,
काल बैसाखी बेसिकली बंगाल वाले रीजन में बोलते हैं, है ना। प्री मानसून शावर्स जो होता है ना, प्री मानसून शावर्स जो है, ठीक है, ये होता है। प्लस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल occurs because of the southwest monsoon. Most of the rainfall occurs because of the southwest monsoon. Most of the rainfall occurs because of the southwest monsoon. Southwest monsoon. Southwest monsoon, है ना, ये हो गया, ठीक है। बिहार तक रीच नहीं करता है, रीच करता है, रीच करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रीच करता है। देखो यहाँ पे एक चीज और, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ते हैं तो वो बेसिकली बता ही देते हैं कहाँ पे ओरिजिन होता है। देखो यहाँ पे समझो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पे होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है इसके रीजन में, है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ इसको कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली क्या है, इट इज ए टेम्परेट साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन है जो कि किसके वजह से फॉर्मेशन होगा, तो जब कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास का जब मीट करेगा, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास का मतलब क्या होता है कि देखो सबसे पहले लॉजिक को समझो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फॉर्मेशन कब हो रहा है, विंटर्स में हो रहा है ना, विंटर्स में हो रहा है। विंटर्स में क्या होगा कि जो सन है बिल्कुल वर्टिकल ओवर कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है सो शिफ्ट कर जाता है। तो मेडिटेरियन के पास में क्या होगा कि ऊपर का जो कोल्ड एयर मास है ना, वो भी नीचे की ओर शिफ्ट कर जाता है। कोल्ड एयर मास है सो नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा कि वार्म और मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर मास है उसके साथ मीट करेगा, है ना। जब मीट करेगा, कोलाइड करेगा, तो यहाँ पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन ये सब हो जाता है, एटमॉस्फेरिक फ्रंट्स, वातावरण जिसको कहते हैं। और इसके वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, है ना, मेडिटेरियन वाले रीजन में। अब एक बार जब साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पे वेस्टर्लीज विंड्स भी रहते हैं, वेस्टर्लीज विंड्स। अब प्लस इसके ऊपर में जो हमने भी देखा कि सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, दोनों मिल करके क्या करेगा, ये जो टेम्परेट साइक्लोन है इसको आगे की ओर है सो पुश करेगा, है ना। दैट मीन्स कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे ट्रेवल करेगा। ये जो साइक्लोन है ये कुछ आगे ऐसे मूव करता है, समझ में गया, आगे मूव करता है वेस्टर्लीज के द्वारा। और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो कि ड्यूरिंग विंटर्स कहाँ पे है, ड्यूरिंग विंटर्स है सो इंडिया के ऊपर से ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी हमने देखा ना पीछे वाले में। तो ये जो आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसको ये आगे की तरफ ऐसे पुश करते रहता है। प्लस रास्ते में मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है ना, ये सब से क्या करेगा, ये मॉइस्चर को कैरी करेगा, है ना, मॉइस्चर को कैरी करेगा। और इंडिया में कहाँ पे पहुंचेगा, तो देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सबसे पहले पहुंचेगा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में, हरियाणा वाले रीजन में ड्यूरिंग विंटर से सो बारिश करवाएगा। प्लस जो हिमालयन रीजन्स है ना, यहाँ पे जैसे कि कश्मीर में आप देखते होंगे जैसे ही बर्फबारी का न्यूज आने लगता है कि आज कश्मीर में है सो खूब बर्फबारी हुआ, है ना, जो भी यातायात है सब लोग जो है सो ठप हो गया, ऐसा न्यूज आते रहता है। वो किसके वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ही वजह से होता है ना। जैसे विंटर्स आता है तो ये सब होने लगेगा। प्लस यहाँ पे देखो कि इसका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है ये इवन बिहार प्लेन्स तक भी जो है सो पहुंचता है ना, बिहार प्लेन्स तक। लेकिन इसका इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा, खुद ही देखो, जहाँ पे वेस्टर्न जहाँ पे इंटर करेगा इंडिया में वहां पे ज्यादा इसका इंटेंसिटी होगा, बट जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो थोड़ा सा डाउन होता चला जाएगा, है ना। ये हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है सो इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, इंडिया के वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखो विंटर मंथ्स में बेसिकली जो है रबी क्रॉप, जैसे कि हम लोग उस समय देखो गेहूं ये सब का फसल जो है सो होता है ना रबी, तो उसको है सो वाटर मिल जाएगा। रबी क्रॉप्स बेसिकली जो कि विंटर्स में जिसको हार्वेस्ट किया जाता है उसके लिए है सो इरिगेशन के लिए है सो रेनफॉल का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है सो प्रोवाइड कर देगा, है ना। दूसरा देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये क्या करेगा, हिमालय में है सो स्नोफॉल कराएगा, बर्फबारी करेगा, स्नोफॉल करवाएगा। तो हमारा जो ग्लेशियर जो पिघला पूरे गर्मी में उसको रिप्लेनिश कर दिया जी, है ना, उसको भर दिया वापस से। दैट मीन्स कि जब स्नोफॉल होगा
तो इट रिप्लेनिशेस द हिमालयन ग्लेशियर्स, जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, हिमालय का जो हिमनद है उसको है सो फिर से भर देता है ना, यानी कि रिप्लेनिशेस द हिमालयन ग्लेशियर्स, हिमालयन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को जो है सो है ना वापस से भर देगा, ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये ग्लेशियर्स की वजह से क्या होगा कि ड्यूरिंग समर्स या फिर जब ड्राई सीजन होता है उस समय भी हिमालय के जो भी रिवर्स हैं उसमें है सो पानी है सो अवेलेबल रहेगा। दैट मीन्स कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा देखा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इंटेंसिटी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से है सो कम हो गया है ना। पहले नॉर्मली दिसंबर लास्ट से और फरवरी तक के बीच में है सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेनली हिट करता था इंडिया में, लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि लेट विंटर्स यानी कि इवन अप्रैल तक, अर्ली मई तक जो है सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिल रहा है इंडिया में, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक नॉर्मल जो एक मानसून साइकिल, जो सीजन का जो साइकिल है उसको भी हैम्पर कर रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। समझ में आ गया? प्लस अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और बाकी अगर सपोज कि यहाँ पे तिब्बत वाले प्लेटू पे है सो ज्यादा बर्फबारी हो जाएगा, है ना, ज्यादा बर्फबारी हो जाएगा तो उसका प्रभाव है सो मानसून पे पड़ेगा अगले सीजन में, है ना। वो जो आपका जो हीटिंग होना चाहिए था वो इतना हीटिंग नहीं होगा, और फिर आपका जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो वीक पड़ जाएगा, और उसके वजह से यहाँ पे जो मैस्कंडीज हाई है ये वीक पड़ जाएगा, और मानसून है सो वीक हो जाएगा। तो ये सब ही आपस में सो इंटरलिंक्ड है सो सिस्टम है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हालांकि ये पीपीटी में और भी चीजें मुझे ऐड करना है, पूरा भी है नहीं, तो इसमें ऐड करके आपके ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, उसको पढ़ लेना आप लोग, है ना। ठीक है, इसमें सारा पॉइंट लिखा गया है और इसको जब पढ़ोगे तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अपने नोट्स में भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। बाकी इसमें एक पॉइंट वो जो है अपना क्या बोलते हैं अल नीनो वाला जो पार्ट है ना, वो बचा हुआ है, इसको ऐड कर देंगे, समझा देंगे, तब ये आपका नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।